हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बिलवड के बारे में। बिलवड टोनी मॉरिसन का एक हिस्टोरिकल नॉवल है जो कि 1987 में लिखा गया था। इसे पब्लिश किया था एल्फ्रेड ए नॉफ इनकॉर्पोरेटेड कंपनी ने। बिलवड was hugely successful, winning the Pulitzer Prize for Fiction। इस वर्क को पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन अवार्ड दिया गया था। टोनी मॉरिसन के इस नॉवल की स्टोरी सेट होती है पोस्ट सिविल वॉर एरा में। ये कहानी एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है जो थी मार्गरेट गार्नर की कहानी। मार्गरेट गार्नर एक स्लेव थी जो अपने बच्चों को लेकर ओहायो चली जाती हैं। वहाँ पर उन्होंने अपनी 8 डॉटर को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे भी वही चीज़ें, वही दुख दर्द सफ़र करें, वही सब चीज़ें झेलें जो हमने एज अ स्लेव झेला, और वो नहीं चाहती थी कि उनकी डॉटर्स को ये झेलना पड़े। The Civil War 1861-1865 and its aftermath had a profound impact on the novel। सिविल वॉर का जो कि हुई थी 1861 से लेकर 65 के बीच में, उसका इस नॉवल के ऊपर इम्पैक्ट साफ देखा जा सकता है। बिलवड एक कॉम्प्लेक्स नॉवल है, एक पावरफुल नॉवल है जो अमेरिका में स्लेवरी के एगोनाइजिंग लेगेसी को दिखाता है, वो उसके इल इफेक्ट्स को दिखाता है, किस तरह से स्लेवरी का इफेक्ट पड़ा वहाँ के लोगों के ऊपर और किस तरह से उसने स्लेव्स की लाइफ को डिफ़िकल्ट बना दिया था, लाइफ को हेल बना दिया था। स्लेवरी के ख़त्म होने के बाद भी लोगों के ऊपर उसका असर देखा गया और इसी चीज़ को डिपिक्ट किया है टोनी मॉरिसन ने अपने इस नॉवल में। इस नॉवल में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि उस समय का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था। यूनाइटेड स्टेट्स स्लेवरी के इशू के ऊपर 2 भागों में बट गई थी। पहला था द सदर्न स्टेट्स। ये वही स्टेट्स थीं जो कि हेविली रिलाई करती थी स्लेव लेबर के ऊपर और ये स्लेव ट्रेड को बढ़ावा दे रही थी। दूसरी तरफ नदर्न स्टेट्स थीं जो कि स्लेवरी से धीमे धीमे फ्री हो रही थीं और उनका रिलायंस स्लेवरी के ऊपर नहीं रह गया था। इन्हें हम नदर्न एबॉलिशनिस्ट भी कहते हैं। लोग स्लेवरी को ख़त्म करना चाहते थे। 1960 में जब अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बने तो सदर्न स्टेट्स ने उनके इस सिलेक्शन को अपनी लाइफ के लिए थ्रेट माना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि स्लेवरी कहीं पर भी जाए और अब्राहम लिंकन इसे एबॉलिश करना चाहते थे। सिविल वॉर जो कि लड़ी गई थी 1861 से लेकर 65 के बीच में, ये लड़ी गई थी नॉर्थ और साउथ के बीच में। नॉर्थ यानी कि यूनियन और साउथ यानी कि कॉन्फेडरेसी। साउथ के लोग चाहते थे कि हमारे ऊपर यूनियन का कोई भी इफेक्ट ना पड़े, सरकार का हमारे डिसीजंस के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए उन्होंने अपना ही एक अलर्ट सिस्टम बना लिया और वो यूनियन की बातों को बिल्कुल नहीं मानते थे। 1862 में जब प्रेसिडेंट लिंकन ने एमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन जारी किया तो इससे कॉन्फेडरेट हेल्ड टेरिटरीज में जितने भी स्लेव्स थे उनको फ्री करने का स्टेप लिया गया। उन्होंने कहा कि साउथ में जितने भी स्लेव्स हैं, कॉन्फेडरेट हेल्ड टेरिटरी में जितने भी स्लेव्स हैं, इन सबको आज़ाद कर दिया जाए। ये स्लेवरी को एबॉलिश करने में बहुत ही बड़ा स्टेप था। लेकिन स्लेवरी पूरी तरह से एबॉलिश हो पाती इससे पहले ही 14 अप्रैल 1865 में प्रेसिडेंट लिंकन को असैसिनेट कर दिया गया जॉन विल्कीज बुक के द्वारा। इसके बाद अमेरिका में लागू हुआ द 13th अमेंडमेंट, जिसने ऑफिशियली 6 दिसंबर 1865 को स्लेवरी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और लगभग 4 मिलियन स्लेव्स को आज़ाद कर दिया गया। जब साउथ में से स्लेवरी का इम्पैक्ट ख़त्म हो गया तब धीमे धीमे उसमें भी हमें इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस, सोशल ग्रोथ देखने को मिलती है और इस तरह अमेरिका में स्लेवरी ख़त्म हुई।
लेकिन स्लेवरी के ख़त्म होने के बाद भी लोगों की मेंटल सिचुएशन पर कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ा, ये हम जानेंगे इस वर्क में। अब जान लेते हैं इस वर्क के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में। जैसा कि हमने जाना कि ये वर्क मार्गरेट गार्नर की लाइफ से इंस्पायर्ड है। इस वर्क में मार्गरेट गार्नर को सिंबलाइज करती है सेथ। ये इस कहानी की प्रोटैगनिस्ट है। ये भी उन्हीं की तरह एक एस्केप्ड स्लेव थी जो कि सिंसिनाटी ओहायो में रहती थी। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बिलवेट का। ये एक मिस्टीरियस यंग वुमन है जो कि सेठ के घर आती है। हेल सेठ का मिसिंग हस्बैंड था और उसके बच्चों का फादर था। बेबी सट्स सेठ की मदर इन लॉ थी और उसके बच्चों की ग्रैंड मदर थी। डेनवर सेठ की डॉटर थी और यही वो पर्सन थी जो सेठ के साथ अकेले उसके घर में रहती थी। पॉल डी गार्नर, ये भी एक स्लेव था जो कि स्वीट होम प्लांटेशन से भागना चाहता था। पॉल डी सेठ का लवर था और एक सिग्निफिकेंट फिगर था उसकी लाइफ में। एमी डेनवर एक काइंड हार्टेड लेडी थी जिन्होंने डेनवर के फोर्थ चाइल्ड को दुनिया में लाने में उसकी हेल्प करी थी, जो कि थी डेनवर। सेठ ने अपनी बेटी का नाम डेनवर इसीलिए रखा था क्योंकि एमी का सरनेम डेनवर था। स्टैम्पेड भी एक फॉर्मर स्लेव था। मिस बॉडविन एक वाइट वुमन थी जो मिस्टर बॉडविन की सिस्टर थी और ये स्लेवरी को अपोज करती हैं। ये बाद में डेनवर की हेल्प भी करती हैं। स्कूल टीचर स्वीट होम का एक क्रूअल स्लेव ओनर था। इस वर्क के स्ट्रक्चर में हमें 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। पार्ट 1 में 18 चैप्टर्स हैं, पार्ट 2 में 19 से लेकर 25 तक के चैप्टर हैं और पार्ट 3 में 26, 27 और 28 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले आता है पार्ट 1 जिसमें 18 चैप्टर्स हैं। कहानी की शुरुआत में हमें डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है सिथ के घर का, जो कि था सिंसिनाटी में। पूरे वर्क में हम इसे हाउस 124 कहकर बुलाते हैं, जो कि ब्लू स्टोन रोड पर था। यहाँ पर सेथ अपनी डॉटर के साथ रहती थी जिसका नाम था डेनवर। ये दोनों 124 में रहते थे। उस समय 124 में उनके अलावा एक बेबी घोस्ट को भी नोटिस किया जा रहा था। इन दोनों के अलावा फैमिली में और भी मेंबर्स थे, जैसे बेबी सट्स, सेथ के 2 बच्चे बटलर और हॉवर्ड। लेकिन अब वहां पर कोई भी नहीं था। इतने सारे फैमिली मेंबर्स के होने के बाद भी वहां पर सिर्फ सेथ और डेनवर थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बेबी सट्स की डेथ हो जाती है। हॉवर्ड और बटलर वहां से भाग जाते हैं क्योंकि उनको बेबी घोस्ट हॉन्ट कर रहा था। कहानी में एंट्री होती है पॉल डी की, जो कि सेथ के साथ ही स्वीट होम में स्लेवरी का काम करता था। ये दोनों ही मिस्टर गार्नर के स्वीट होम प्लांटेशन में काम करते थे, जो कि केंटकी में था। जब पॉल डी सेठ की लाइफ में वापस आता है तो सेठ उसे अपने घर में इनवाइट करती है और उसी समय पॉल डी को समझ में आ जाता है कि घर में कोई ना कोई तो गड़बड़ है। उसे घर में किसी घोस्ट की प्रेजेंस महसूस होती है। सेठ उससे कहती है कि ये जो सैड प्रेजेंस तुम्हें महसूस हो रही है वो और कोई नहीं बल्कि मेरी डॉटर है। सेठ
पॉल जी से अपने हस्बैंड हेल के बारे में पूछती है कि क्या तुमने उसे कहीं पर भी देखा है। जब ये लोग स्वीट होम से बाहर जाते हैं तो हेल वहां से गायब हो जाता है। पॉल जी उससे कहता है कि नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ चला गया। पुरानी बातों को याद करते हुए सेथ रिकॉल करती है वो इल ट्रीटमेंट जो कि उसके साथ हुआ था स्वीट होम प्लांटेशन में, जिसने उसको फिजिकली और इमोशनली काफ़ी तकलीफ दी थी। सेथ और डेनवर अब उस बेबी घोस्ट से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। पॉल डी हमेशा से ही सेथ का सपना देखता था कि वो उसके साथ रहेगा, और अब जब वो उसके साथ था तो उसे अपने लट पर विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि डेनवर को पॉल जी की प्रेजेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए डेनवर ये सोच रही थी कि काश ये बेबी घोस्ट कुछ ना कुछ ट्रबलसम करे, जिससे कि पॉल डी यहाँ से भाग जाए। पॉल डी जैसे ही सेठ के नज़दीक जाने की कोशिश करता है, वैसे ही घर हिलने लगता है। पूरा घर वॉयलेंट हो जाता है, लेकिन पॉल डी इससे घबराता नहीं है और फाइट बैक करने की कोशिश करता है और खूब जोर से चिल्लाता है। इसके बाद घोस्ट वहां से चला जाता है। अब जब घोस्ट घर से चला गया था तो डेनवर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो बेबी घोस्ट ही था जो डेनवर की बात सुनता था और उसका एज अ फ्रेंड ख्याल रखता था। अब तो डेनवर को पॉल डी की प्रेजेंस और भी ज़्यादा चुभने लगी थी। सेथ जिस तरह से पॉल डी को अटेंशन दे रही थी, ये डेनवर को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। घोस्ट के वहाँ से चले जाने के बाद डेनवर को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस होने लगा। वो अपने फैमिली के उन मेंबर्स को याद करने लगी जो कि या तो घर से भाग गए थे, जो कि उसके भाई थे, या फिर जिनकी डेथ हो गई थी, जो कि उसकी ग्रैंडमदर बेबी सट्स थी। उन्हीं पुरानी बातों को याद करते हुए सेथ याद करती है कि वो कितनी लकी थी कि स्लेव प्लांटेशन में होने के बावजूद उसने हेल के साथ 6 सालों तक अपनी शादी को बरकरार रखा था, और वही उसके सारे बच्चों का पिता भी था। लेकिन ऐसा सिमिलर फेट बेबी सट्स का नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने सारे बच्चों को खो दिया था, और इन सारे बच्चों में अब सिर्फ एक ही बच्चा था जो कि जिंदा रह पाया, जो कि था हेल। डेनवर अभी भी पॉल को चाहती नहीं थी कि वो उसके घर में रहे, इसलिए जब उसने पॉल से पूछा कि क्या तुम अभी और कुछ दिन यहाँ पर रहोगे, इस बात को सुनकर सेथ बहुत गुस्सा हो जाती है और उसको डांटने लगती है। वह इसके बाद दुखी होकर अपने घर में एक सीक्रेट प्लेस जो उसने बनाया था वहां चली जाती है। 124 के पीछे एक जंगल था जहां पर उसने अपना एक प्राइवेट स्पेस बनाया था। उसको उस स्पेस में जाने पर एक पुरानी बात याद आती है। यह बात वो थी जो डेनवर ने किसी को भी नहीं बताई थी। डेनवर उस समय अपनी माँ को प्रेयर करते हुए देख रही थी। उसने जब अपनी माँ को खिड़की से प्रेयर करते हुए देखा तो उसने एक बहुत अजीब बात नोटिस करी कि उसकी माँ के बगल में एक एम्प्टी स्लीव दिखाई दे रही है जो कि उसकी माँ को पकड़े हुए है। सेथ की वेस्ट को पकड़ी हुई ये स्लीव डेनवर को याद दिलाती है उसकी खुद की बर्थ के बारे में। सेथ ने डेनवर को उसकी बर्थ की स्टोरी सुनाई थी, इसलिए बार बार उसे वो याद आती है। अब कहानी शिफ्ट हो जाती है फिर से प्रेजेंट में। पॉल डी सेथ से पूछता है कि क्या वो वहां पर उसके साथ रह सकता है। सेथ तो मान जाती है, लेकिन पॉल डी ने सेथ से कहा कि इसके लिए तुम्हें डेनवर से बात करनी पड़ेगी कि वो मुझे एक्सेप्ट करे। बातों को थोड़ा सा ठीक करने के लिए और सिचुएशन को थोड़ा सा हैंडल करने के लिए पॉल ने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम सब कार्निवल देखने चलें। सभी लोग कार्निवल देखने जाते हैं, लेकिन जब वो वहां से वापस आते हैं तब उनकी पूरी दुनिया ही पलट जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो वहां से वापस आए तो उन्होंने देखा कि 124 के पास में जो नदी बह रही थी उसमें से एक लड़की निकल के आती है जिसकी उम्र कम से कम 19 या 20 साल की थी।
जब उन्होंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने रिप्लाई किया बिलवेड। सेथ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बिलवेड कौन थी। सेथ, पॉल डी, डेनवर ये सब स्लेवरी की वजह से इतने ज़्यादा पजल्ड थे कि उन्हें उस समय ये भी समझ में नहीं आया कि वो एक घोस्ट है। इसलिए सेथ को बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं लगा और उसने बिलवेड को अपने साथ रखने का फैसला किया। इस तरह डेनवर को भी अपनी एक नई दोस्त मिल गई। कुछ दिन बाद एक रात को बहुत ही अजीब चीज़ हुई। बिलवेड ने अचानक से सेथ से पूछा कि तुम्हारी डायमंड इयररिंग्स कहाँ हैं। सेथ को पहले तो समझ में नहीं आया, लेकिन फिर उसे याद आया कि हाँ, मिसेस डार्नर ने स्वीट होम प्लांटेशन में उसे एक इयररिंग दी थी जो कि सेथ की हेल के साथ मैरिज के बाद उसे प्रेजेंट मिली थी। सभी को चौंका देती है कि आखिर बिलवेड को इसके बारे में कैसे पता चला। बिलवेड बार बार सेथ से क्वेश्चंस करती है और वो उसकी मदर के बारे में पूछती है। ही बिलवेड ने सेथ की मदर के बारे में पूछा। सेथ तुरंत ही अपनी पास्ट मेमोरीज में चली जाती है और याद आता है उसे वो क्रूएल पास्ट जो कि उसकी मदर को झेलना पड़ा था। ये क्रूएल पास्ट था कि उस मदर ने अपने बच्चों को, अपने इन्फेंट्स को मार दिया था, जो कि वाइट स्लेव ट्रेडर्स के रेप की वजह से पैदा हुए थे। सेथ ये सब सोच ही रही होती है कि पॉल डी को बिलवेड के आसपास बहुत अनईजी फील होता है। वो बार बार उससे क्वेश्चन करना शुरू करता है कि तुम आखिर हो कौन, या तुम कहाँ से आई हो, या तुम्हारे क्या कोई भाई बहन है। इस पर बिलवेड उससे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब पॉल डी बार बार बिलवेड से क्वेश्चन कर रहा था तो सेठ को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वो पॉल डी से तुरंत बोलती है कि तुम उससे इंटेरोगेशन ना करो। अब पूरा कन्वर्सेशन चला जाता है हेल की तरफ और एक बहुत ही ब्रूटल इंसिडेंट सामने आता है। ये ब्रूटल इंसिडेंट था सेथ का रेप, जो कि स्वीट होम के ब्रूटल न्यू मास्टर, जो कि स्कूल टीचर था, उसके नेफ्यूज ने किया था सेथ के साथ। पॉल डी ने अल्टीमेटली ये रिवील किया कि हेल ने ये सब अपनी आंखों से देखा, जिसकी वजह से वो पागल हो गया था। इस रिवीलेशन के बाद सेथ शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ बिलवेड और डेनवर डांस कर रही होती हैं। बिलवेड डेनवर से पूछती है कि तुम मुझे अपनी बर्थ की स्टोरी सुनाओ। डेनवर अपनी बर्थ की स्टोरी शुरू करते हुए कहती है कि मुझे डिलीवर करने में सेथ की हेल्प की थी एमी ने। एमी एक काइंड हार्टेड लेडी थी। एमी ने ही सेथ की मदद करी और उसका ख्याल रखा। एमी को एक बोट मिली जिसमें डेनवर की बर्थ हुई। से ही उसे अपना नाम मिला डेनवर, जो कि सेथ ने एमी की रिस्पेक्ट दिखाने के लिए उसके ऑनर में रखा था। अब वापस आते हैं प्रेजेंट में, जहां सेथ अभी भी भूल नहीं पा रही है कि हेल उस इंसिडेंट को देखकर किस तरह से पागल हो गया। अब उसे बेबी सर्ट्स की याद आ रही थी, जो शायद अगर जिंदा होती तो उसकी मदद करती इन सब बातों को, इन नए रिविलेशंस को जानने के बाद सा कंसोल करती। एक दिन सेथ कुकिंग कर रही थी, तभी उसे अपने गले के आसपास किसी का हाथ महसूस होता है। उसे लगता है कि ये बेबी सर्ट्स हैं जो मेरी नेक को सहला रही हैं, लेकिन तभी उसके गले पर वो जो हाथ था वो टाइट होने लगता है और उसकी जान लेने की कोशिश करता है। बिलवेड और डेनवर उसे छुड़ाती हैं। उसको समझ में आता है कि बेबी सर्ट्स उसे कभी भी हर्ट नहीं कर सकती थी। हालांकि डेनवर ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे पता था कि ये और कोई नहीं बल्कि बिलवेड थी, जिसने सेथ का गला दबाने की कोशिश करी थी। डेनवर जब बिलवेड से पूछती है तो बिलवेड साफ मना कर देती है। डेनवर इसके बाद अपनी एक टीचर लेडी जोन्स में सोचने लगती है। दूसरी तरफ पॉल डी अपनी पास्ट मेमोरीज को रिकॉल कर रहा था, जब वो जॉर्जिया में एक चेन गैंग में काम कर रहा था। के साथ और भी 45 लोग थे जो दिन भर काम करते थे और उन्हें वुडन बॉट्स के केजेस में बंद कर दिया जाता था, जहां पे सिर्फ वो सोते थे। इतने क्रूअल ट्रीटमेंट की वजह से पॉल डी ने एक दिन अटेम्प्ट किया
वहां से भाग जाने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहां से भाग नहीं पाया और न्यू मास्टर को उसे सोल्ड कर दिया गया। उसने अपनी जिंदगी की सारी वर्स्ट मेमोरीज एक टोबैको टिन में स्टोर करके रखी थी। डेविड ग्रेजुअली पॉल डी को 124 से बाहर जाने के लिए फोर्स करती है, क्योंकि पॉल डी को उसका प्रेजेंस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो रेस्टलेस हो जाता है, उसे कहीं भी नींद नहीं आ रही थी। अल्टीमेटली वो कोल्ड हाउस में रहने की कोशिश करता है। उस समय बिलवेड उसे विजिट करती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, और जैसे ही वो दोनों इंटीमेट होते हैं, ही बिगैन सेइंग रेड हार्ट रेड हार्ट। डेनवर को अब बिलवेड के साथ थोड़ा अजीब लगने लगा था। उसे लगा कि बिलवेड और पॉल दोनों नज़दीक आ रहे हैं और अब वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। जब डेनवर ने बिलवेड को पॉल के पास जाते हुए देखा तो बिलवेड वहां से गायब हो गई। लेकिन अचानक ही वो फिर से सामने आ जाती है और उससे कहती है कि क्या डेनवर उसका फेस देख पा रही है। डेनवर कहती है नहीं, मैं नहीं देख पा रही हूँ कि तुम कौन हो। बिलवेड कहती है मैं हूँ, इट्स मी। पॉल अब कुछ भी नहीं चाहता था और अब वो सेथ के साथ ही रहना चाहता था। वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड था और परेशान था कि अब वो उसके बिना रहने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब कहानी एक और फ्लैशबैक दिखाती है। ये फ्लैशबैक तब का था जब बेबी सर्ट्स और सेथ वहां पे रहने आए थे। इस समय हमें एक नया कैरेक्टर देखने को मिलता है, स्टैम्पेड, जो कि उन लोगों के लिए ब्लैकबेरीज लेने गया था। जब ये लोग 124 में नए नए रहने आए थे, उसके कुछ ही दिन बाद बेबी सर्ट्स को कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगती है। उसे लगता है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, और वाकई में बहुत बुरा होने भी वाला था। रहने के 28 दिनों के बाद 4 हॉर्समैन आते हैं, जो कि थे स्कूल टीचर, उसका नेफ्यू, एक स्लेव कैचर और एक शेरिफ। ये सेथ और उसके चिल्ड्रन को लेने आए थे, क्योंकि वो लोग वहां से भाग गए थे। इसलिए वो उन लोगों को लेने आए थे जिससे वो उन्हें फिर से स्लेव बना सकें। सेथ उनको देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और तुरंत ही शेड में जाती है, जहां पर वो अपने क्रॉलिंग बेबी गर्ल का गला काट देती है। सेथ की ये किलिंग एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है स्लेवरी के अगेंस्ट में। ये हार्ट थ्रॉबिंग इंसिडेंट एक क्लियर इंडिकेशन था कि किस तरह से स्लेव्स को पेन और सफरिंग को झेलना पड़ता है और इसका इम्पैक्ट उनके दिमाग पर कितना बुरा होता है। वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों को भी वो सब झेलना पड़े एज अ स्लेव जो कि उसने झेला था। सेथ हॉवर्ड, बटलर और डेनवर को भी मारने का ट्राई करती है, लेकिन फेल हो जाती है। स्टैम्पेड ने तुरंत ही सामने आकर इन सबको बचा लिया। स्कूल टीचर सेथ को देखकर सोचता है कि ये तो पागल हो गई है, अब इसका हमारे स्लेव ट्रेड में कोई भी काम नहीं है, इसलिए वो वहां से जाने का डिसाइड करते हैं। बेबी सर्ट्स ने सारी सिचुएशन ठीक करने की कोशिश करी, लेकिन सेथ इतनी ज़्यादा परेशान थी और दुखी थी कि वो ये भी ना देख पाई कि मैं शेरिफ के सामने जाने से पहले अपने कपड़ों में से ब्लड स्टेन्स को हटा लूं। इसके बाद डेनवर और सेथ को शेरिफ की गाड़ी में टाउन ले जाया जाता है। अब वापस आते हैं प्रेजेंट में, जहां पर स्टैम्पेड पॉल डी के साथ काम कर रहा था। स्टैम्पेड पॉल डी को एक न्यूज़ क्लिपिंग दिखाता है कि देखो, सेथ ने ही अपने बच्चे की जान ली थी। पॉल डी इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि मैं सेथ से इस बारे में पूछूंगा। पॉल डी सेथ को वो क्लिपिंग दिखाता है और उससे पूछता है। पॉल को ऐसा लग रहा था कि शायद सेथ ये कहेगी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब सच्चाई सबके सामने थी। सेथ अब बताना शुरू करती है कि किस तरह से उसने जो भी किया उसके बारे में उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। उसने जो भी किया वो बिल्कुल सही था। पॉल डी को समझ में नहीं आता है कि वो क्या जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। पॉल डी कहता है कि इन सब चीज़ों से दूर भागने का और भी कोई तरीका हो सकता था।
लेकिन सेत किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसे अब भी यही लग रहा था कि उसने जो भी किया बिल्कुल सही किया। उसने अपने बच्चे का मर्डर करके बिल्कुल भी गलत नहीं किया, क्योंकि उसने उसे फ्रीडम दी थी और स्लेवरी से आज़ादी दी थी। अल्टीमेटली पॉल डी वहाँ से चला जाता है ये कहकर, यू गॉट 2 feet सेत, नॉट 4। इसका मतलब ये था कि सेत, तुम इंसान हो ना कि जानवर। यहाँ पर चैप्टर 1 खत्म होता है। अब आता है पार्ट 2। अब जब पॉल वहां से चला जाता है तो स्टैम्पेड को गिल्टी फील होता है। वो वापस जाता है 124 में सेत और डेनवर के पास। लेकिन जैसे ही वो वहां पे नॉक करने की कोशिश करता है, उसे बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो बार बार 124 को नॉक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो कभी भी वहां पे नॉक नहीं करता। दूसरी तरफ सेत पॉल डी के जाने के बाद अपनी एंजाइटी से ओवरकम करने की कोशिश कर रही थी। सेत ने डिसाइड किया कि वो बिलवेड और डेनवर को स्टेट इन पर ले जाएगी। लेकिन तभी एक बहुत ही अजीब बात होती है। जब वो रिटर्न होते हैं, वापस आते हैं स्टेट इन से, तो बिलवेड एक ऐसा गाना गुनगुनाती है जो कि सिर्फ सेत को मालूम था, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए वो गाना गाती थी। सेत इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक होती है और फाइनली रियलाइज़ होता है कि अरे, ये तो बिलवेड है, जो कि मेरी डेड डॉटर की स्पिरिट है। सेत ये जानकर ओवरजॉय हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो डिसाइड करती है कि अब मैं और मेरी 2 बेटियां ही मेरे साथ रहेंगी। स्टैम्पेड को दूसरी तरफ ये यकीन था कि उसे जो भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं वो एक्स स्लेव्स की थीं, जो कि बहुत ज़्यादा एंग्री थे। स्टैम्पेड दरवाजे पर नॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन जब किसी ने भी आंसर नहीं दिया तो उसने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं विंडो से झांक कर देखता हूँ कि आखिर क्या मामला है। वो देखता है डेनवर और बिलवेड को। बिलवेड को देखते ही उसे समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। स्टैम्पेड पॉल डी को ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान था जो उसे बता सकता था कि बिलवेड है कौन। स्टैम्पेड ने फाइनली पॉल डी को ढूंढ लिया, जो कि चर्च के बेसमेंट में सो रहा था। वो सेत का सच बताने के लिए डी से माफ़ी मांगता है। दूसरी तरफ सेत का अपने बच्चों के लिए ऑब्सेशन और खासकर बिलवेड के लिए ऑब्सेशन बढ़ता ही जा रहा था। डेनवर भी बिलवेड से बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी। एक दिन बिलवेड कुछ सोच रही होती है और उसकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टार्ट होती है। वो इंसिस्ट करती है कि सेत किसी और को बिलोंग नहीं करती, बल्कि वो उसकी है। वो याद करती है कि किस तरह से डेड मैन को सी में डाला जा रहा है, सी में पुश किया जा रहा है। सेत भी सी की तरफ जाती है और बिलवेड भी सी की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो मूव नहीं हो पाती। कुछ देर बाद सारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है और हमें सिर्फ ये सुनाई देता है कि ये तीनों विमेन, यानी कि डेनवर, सेत और बिलवेड, तीनों एक दूसरे से ये कह रही हैं, यू आर माइन, यू आर माइन, यू आर माइन। दूसरी तरफ पॉल डी चर्च के फ्रंट पोर्च पे बैठा होता है। वो सोच रहा था कि किस तरह से हमने स्वीट होम से भागने की कोशिश करी थी। उसके साथ सिट्सो और सिट्सो की 30 माइल वुमन भी थी, जो कि वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। 30 माइल वुमन प्रेग्नेंट थी और वो भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इन दोनों को पकड़ लिया जाता है। सिट्सो इस इंसिडेंट के बाद पागल हो जाता है और उसे जिंदा जला दिया जाता है। लेकिन जब उसे जिंदा जलाया जा रहा था तब सिट्सो बहुत खुश था। उसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि 30 माइल वुमन प्रेग्नेंट थी उसके बच्चे के साथ और अब वो फ्री थी। उसका बच्चा अब फ्रीडम को एंजॉय कर सकता था और फ्री रह सकता था। वो स्लेवरी से बहुत दूर जा चुका था। स्टैम्पेड ने पॉल से पूछा कि बिलवेड है कौन, लेकिन पॉल को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब आता है लास्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर 3। धीरे धीरे 124 क्वाइट होता जा रहा था
सारी आवाज़ें शांत होती जा रही थीं, लेकिन साथ ही में सेथ भी वीक होती जा रही थी। हमें देखने को मिलता है कि बिलवेड का ख्याल रखने में वो इतनी ज़्यादा खोती जा रही थी कि उसे अपने बारे में सोचने का टाइम नहीं था। उसे तो ये भी सोचने का टाइम नहीं था कि डेनवर नाम की भी उसकी कोई बेटी थी। अब डेनवर को भी डर लगने लगा था। जहां सेथ वीक होती जा रही थी, वहीं बिलवेड फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हर तरह से स्ट्रांग होती जा रही थी। डेनवर ने सोचा अब तो इस बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो लेडी जोन्स से हेल्प मांगने जाती है। कुछ दिन तक लेडी जोन्स उन लोगों को खाना देती हैं। डेनवर को समझ में आ गया था कि बिलवेड बदला लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे मार दिया था। इसलिए वो भी चाहती है कि अब ये लोग सफ़र करें। डेनवर डिसाइड करती है कि क्यों ना मैं बॉडविंस के यहाँ जॉब करूं। डेनवर बॉडविंस की मेड यानी कि जेनी वेडन को बताती है कि किस तरह से 124 में उनके साथ क्या क्या हो रहा है। लेकिन जेनी वेडन ये बात पूरी सोसाइटी में, पूरे टाउन में फैला देती है। अब सामने आती है एला। पहले तो जब सेथ की न्यूज़ सामने आई कि उसने अपने बच्चे को मार दिया है, तब एला उसकी हार्शेस्ट क्रिटिक थी। लेकिन अब धीमे धीमे उसके अंदर भी सेथ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जाग जाता है। वो टाउन के लोगों से कहती है कि हम सभी को सेथ की मदद करनी चाहिए और बिलवेड को वहां से भगाने में उसका साथ देना चाहिए। मिस्टर बोडविन वहां आते हैं, तब वो देखते हैं कि बहुत सारी लेडीज सेंड कर रही हैं, प्रे कर रही हैं सेथ के हाउस के बाहर। सेथ भी बाहर आती है देखने के लिए कि किस तरह से ये लेडीज प्रे कर रही हैं। अब इन लेडीज के सामने आती है बिलवेड। सभी लेडीज को बिलवेड एक डेविल चाइल्ड के रूप में दिखती है, जिसने एक प्रेग्नेंट वुमेन का अपीयरेंस ले लिया था। सेथ मिस्टर बोडविन को देखती है और उसके दिमाग में कहीं से भी एक थॉट आ जाता है कि ये स्कूल टीचर है, और वो उसको वाइल्डली अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहां पर जो औरतें थीं वो उसे रोक लेती हैं। अब जब डेनवर और सेथ दोनों ही 124 से बाहर निकली, बिलवेड को ऐसा लगा कि ये दोनों ही मुझसे दूर जा रही हैं और मुझे छोड़ देना चाहती हैं, और इस तरह बिलवेड भी उन दोनों को छोड़कर चली जाती है। पॉल डी 124 में अब वापस आता है। उसे पता चलता है कि हेयर बॉय, जो कि सेथ का डॉग था, वो वहां पर वापस आ चुका है। हेयर बॉय दरअसल वहां पर इसलिए नहीं आता था क्योंकि उसे घोस्ट की प्रेजेंस महसूस होती थी, लेकिन क्योंकि बिलवेड जा चुकी थी इसलिए उसे कोई डर नहीं था। सेथ बेबी सेट्स के बेड पर लेटी होती है और मरने का इंतजार कर रही थी। वो बिलवेड के जाने को मौन कर रही थी। शी वॉज माई बेस्ट थिंग। पॉल उसके पास बैठता है और उससे कहता है कि नहीं, यू आर योर ओन बेस्ट थिंग। इस नॉवेल की एंडिंग ये डिपिक्ट करती है कि अपने पास्ट को, जो कि इतना ब्रूटल और क्रूअल हो, उसे भूल जाना ही अच्छा है। धीरे धीरे लोग भी बिलवेड को भूल जाते हैं, इवन वो लोग भी जो कि उसके साथ रहे थे, जैसे पॉल डी, सेथ और डेनवर। इस स्टोरी के कंक्लूजन में हमें एक वार्निंग देखने को मिलती है, जो कि थी, दिस इज नॉट अ स्टोरी टू पास ऑन। अब जान लेते हैं इस वर्ड की थीम्स के बारे में। सबसे पहली थीम है स्लेवरी की थीम। इस पूरी कहानी के बैकड्रॉप में हमें स्लेवरी का इम्पैक्ट साफ देखने को मिलता है। लोग ये तक नहीं समझ पाते हैं कि वो किसी लिविंग बीइंग से बात कर रहे हैं या किसी घोस्ट से। स्लेवरी के ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से ही सेथ ने अपनी बेटी को मार डाला था। लोग अपने पास्ट और प्रेजेंट के बीच में झूलते हुए नजर आते हैं। वो कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन अपने पास्ट से एस्केप नहीं कर पाते हैं, और बार बार उन्हें वही बातें याद आती हैं जो कि उन्हें तकलीफ पहुंचाती हैं।
guilt and atonement. Beloved लगातार बार बार सेथ को अपने मर्डर के लिए गिल्टी करवाना चाहती थी। उसने इस हद तक उसे गिल्टी फील करवाने की कोशिश की थी कि अगर ज़्यादा देर होती तो शायद सेथ की डेथ भी हो जाती। अगली थीम है द सुपरनैचुरल एंड द अनकैनी। की शुरुआत से लेकर एंड तक हमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। सेथ का घोस्ट चाइल्ड और उसके बाद बिलवेड की प्रेजेंस। ये थी इस वर्क की पूरी समरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इन लिट शेल्फ। थैंक यू सो मच।